सिया राम मैं सब जग जाऊं, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं अपनी पुरानी सीरीज से ही आपको कुछ अवगत कराऊंगा। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। उस गठन के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बड़े लेखक थे, बहुत विद्वान थे, परंतु राजनीति में उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं थी। वो दार्शनिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जो किया वो सराहनीय है और बहुत सुंदर भी है। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में संविधान लागू हुआ 1952 में, तो 1952 के बाद प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हमारे यहाँ लागू की गई। हमारा देश गणराज्य बन गया, सर्वप्रभु संपन्नता पूर्ण बन गया। तो हमारे यहाँ संसद के दोनों सदनों का गठन हुआ और उसके बाद हमारा कार्यक्रम, राष्ट्र के प्रति हमारी गति प्रगति होती रही। समझ में नहीं आता है 1954 में वक्फ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जब भारत एक किसी धर्म से संबंधित नहीं है, तो फिर धार्मिक संस्था को संवैधानिक रूप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये विचार उनके मन में क्यों आया? धर्म का राज्य से ज़्यादा संबंध नहीं होता है, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म का अर्थ है सत्य। सत्य, गांधी जी सत्य के पुजारी थे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे, लेकिन कहीं कहीं वो भी भटक गए। जहाँ कहीं हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष हुआ, वहाँ गांधी जी सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाए। जैसे बंगाल में जिस समय सोहरावर्दी 1946 में अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बंगाल में बहुत बड़ा हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तब गांधी जी ने उस समय कोई आमरण अनशन नहीं किया। लेकिन जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भी उस समय भी वहाँ के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ही बने, परंतु इस समय स्थिति बदल गई थी। इस समय जो दंगे हुए उसमें मुसलमान मारे जाने लगे और गांधी जी बहुत विचलित हो गए, संयम खो बैठे और उन्होंने नवाखली में जाकर आमरण अनशन आरंभ कर दिया। तो समता में विषमता क्यों? जो काम हिंदुओं के मुसलमानों के लिए किया वो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए था। नरसंहार तो नरसंहार है, नर तो सब एक जैसे होने चाहिए थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तब सोहरावर्दी को भी अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। तब भारत के लोगों ने गांधी जी के आमरण अनशन का सम्मान किया और शांति स्थापित हो गई। तो ये दोहरे मार्ग क्यों हैं? ये दोहरी राजनीति क्यों है? इसके पीछे हमें विश्लेषण करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इस पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है और निरपेक्ष होकर
लोगों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनके कर्मों के विधान को समझ करके उसका वो स्पष्टीकरण करना चाहिए। ये काम प्रबुद्ध समाज का है। इस तरह से स्पष्टीकरण करें कि उसमें किसी प्रकार की लाग लपेट न हो, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, किसी से कोई मतलब नहीं। जो लेखक होता है, जो समाज सेवक होता है, जो विवेकी जन होते हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, वो उसकी बुद्धि कुछ विशिष्ट होती है, उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा देखने को मिला कि हमारे देश के प्रबुद्ध समाज और जो विवेकी जन थे, स्वतंत्रता के बाद कुछ निद्रावस्थित हो गए, जिससे आज ये स्थिति हमारे को विकट रूप में दिखाई दे रही है। इसका हमें सुधारना ही होगा। यदि ऐसा नहीं सुधारा गया, इस जाति प्रथा के कैंसर का इलाज नहीं किया गया, तो हमारा देश फिर बिखराव और टकराव की स्थिति में पहुंच जाएगा। इस स्थिति से बचाने के लिए हमें सारे भारतीयों को, चाहे हिंदू हों मुसलमान हों, उनमें जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उन्हें आकर ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे देश में सब में मेल मिलाप हो, प्रसन्नता हो और एक दूसरे को मित्र भाव से देखें और सबकी समान रूप से उन्नति हो। धन्यवाद क्रमशः।